भाजपा बड़ा विफल रही है और सबसे ज्यादा नुकसान तो ये अग्निवीर वाले मामले की वजह से हुआ है। भारत अकेले ये युद्ध लड़ रहा था, भारत के नागरिकों के साथ सिंपैथाइज नहीं कर रहा था कोई। बिहार में 39 सीटों पर 40 में से जीत कर आई थी एनडीए। जाति से ऊपर राष्ट्र को मानते हैं। बिहार के हर घर से सोना जाने लगा था पिछली बार जब लड़ाई हुई थी कि बिहार चुनाव में पहलगाम और पुलवामा के बाद, जैसा क्या पुलवामा के बाद फायदा हुआ था 19 और 20 में एनडीए को, वैसा इस बार भी हो जाएगा। छाती पीटने में सारे देश के नेता, पत्रकार और कुछ हद तक तथाकथित राष्ट्रवादी भक्त लोग लगे रहे। नमस्कार दर्शकों, ये आपका पंचनामा है। इस पंचनामा में मैं खबरों की चीरफाड़ करता हूं। बहुत सारे विषयों पर आपसे बातचीत होगी। अब 1-to-1 इंटरेक्शन होने लगा है, तो हो सकता है कि आपको खबरों में और ज्यादा मजा भी आए। कंपाउंडर एज यूजुअल मेरे साथ नहीं मौजूद है, तो चीरफाड़ थोड़ी और मुस्तैदी से करना होगा। खैर, विषय आपने देख लिया है। बिहार में चुनाव है, देश सीज फायर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा है। पाकिस्तान के साथ एक युद्ध के मुहाने पर हमने अमेरिका के इंटरफेरेंस पर, अमेरिका के इंटरवीन पर सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान ने भी सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया है। इट इज सेफ टू से कि पिछले 24 घंटे में बॉर्डर्स पर कोई भी गोलीबारी नहीं हुई है, यानी युद्ध समाप्त हो चुका है। क्या देश यही चाहता था? देश की छुबाद भी छोड़ देते हैं। क्या बिहार ऐसा चाहता था कि युद्ध समाप्त हो जाए? देखिए, कायदे से तो जो हमारी सेना है उसने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। पहलगाम हमले के बाद तुरंत ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके तहत कई टेररिस्ट बेस पाकिस्तान के उड़ा दिए गए। उसके बाद जो हुआ वो था एक मिस इन्फॉर्मेशन का बाढ़, सुनामी। हमारे देश के टीवी चैनलों ने अपना स्तर गिरा दिया। पड़ोसी देश के टीवी चैनल चूंकि देखा देखी करते हैं, तो उन्होंने भी अपनी पतलूनें खोलनी शुरू कर दी। उसके बाद शुरू हुआ नंगई का दौर। हम कराची पर चढ़ गए, वो दिल्ली पर आ गए थे। हमने कराची हम पर हमला करके अपने पाले में कर लिया, तो वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाले थे। ये सब कुछ इसी देश में हुआ है, सब कुछ सोशल मीडिया पर हुआ है। वास्तविक लड़ाई जो लड़ी गई वो दोनों देश की सेनाओं ने लड़ी, लेकिन छाती पीटने में सारे देश के नेता, पत्रकार और कुछ हद तक तथाकथित राष्ट्रवादी भक्त लोग लगे रहे। ना तो हम प्रधानमंत्री की खिंचाई करने वाले हैं कि सीज फायर क्यों किया, युद्ध कोई नहीं चाहता है, ना ही इस बात से हम बहुत खुश हैं कि सीज फायर हो गया है। इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बदला पूरा नहीं हुआ। पिछली बार जो पुलवामा हमला हुआ था, हमारे सैनिकों से भरी गाड़ी पर जो हमला किया था मिलिटेंट्स ने, टेररिस्ट ने, उसका बदला बहुत शानदार लिया गया था। फिल्म भी बनी थी, फिल्म भी हमने देखा था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। खैर, तब तो सर्जिकल स्ट्राइक बहुत असरदार रहा था चुनाव में, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से देश की जनता बहुत खुश नहीं है। देखिए, मैं कोई सर्वे एजेंसी नहीं हूं और इंडिविजुअल इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सर्वे करके बता पाऊं देश भर के हर व्यक्ति के बारे में कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैं अपनी ही बात ले लेता हूं। देखिए, एक पत्रकार के अलावा इस देश का एक नागरिक भी हूं और मुझे पता नहीं क्यों उस दिन से ही, खासतौर पर हो सकता है दिस माइट बी ड्यू टू द बिल्डअप दैट द नेशनल मीडिया डिड, जिस तरीके से पूरा हवा पानी बनाया गया। एक हमारे बिहार में गांव में शादी ब्याह के दौरान गाना भी गाया जाता है, हाथी हाथी कहला मुसो न लेला। किसी तरह से जो बिल्डअप किया देश की मीडिया ने कि ऐसे कर देंगे, हमारी सेना वो कर देगी, मोदी जी आंख दिखा देंगे, चाय कल सुबह पी जाएगी इस्लामाबाद में, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इतना लार्जर देन लाइफ हो गया कि वास्तविक तौर पर जब मिला ऑपरेशन सिंदूर तो लगा कि कुछ और भी मिलना चाहिए, और इसी एक्सपेक्टेशंस में फंस गया है देश। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार चुनाव में
पहलगाम और पुलवामा के बाद जैसा क्या पुलवामा के बाद फायदा हुआ था 19 और 20 में एनडीए को, वैसा इस बार भी हो जाएगा? और दूसरा, क्या नौकरी, आरक्षण, माई बहन योजना जो विपक्ष लेकर आ रहा है उस पर भारी ऑपरेशन सिंदूर पड़ेगा? जातीय गणना पर भी जो विपक्ष है वही अपनी जीत दिखा रहा है। हालांकि फैसला तो मोदी जी ने लिया है, लेकिन इसके तो चांसेस है कि इसके मिक्स्ड फायदे होंगे। एनडीए को भी कुछ हद तक फायदा होगा और तेजस्वी और राहुल गांधी भी इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन ये बटेगा। तो आखिर कौन सा मुद्दा है जिस पर वोट एनडीए को मिलेगा? देखिए, इतिहास बताता है कि राष्ट्रवाद और हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे पर फायदा बीजेपी को होता रहा है, एनडीए को होता रहा है। 2019 के चुनाव में जबरदस्त फायदा हुआ था, 20 के चुनाव में भी फायदा हुआ था, लेकिन क्या ये लहर जो पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से बनी थी वो पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बनेगी? चलिए इसको तलाशने की कोशिश करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सवाल मेरा बहुत साधारण सा है, जैसा कि आप दर्शकों को पता है। सवाल बहुत सिंपल है, बिहार में क्या लौटेगी एनडीए की सरकार? तेजस्वी ने तो बढ़ा ली है अजय बढ़त। ऑपरेशन सिंदूर पर भारी पड़ेगा क्या नौकरी आरक्षण की तैयारी? आरक्षण, नौकरी, ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार फंस जाती है, कम से कम केंद्रीय सरकार प्लान तो फंस जाती है। ऐसे में बेल आउट प्लान क्या होता है? एक तो वेलकम रिलीफ बनकर आया था ये ऑपरेशन सिंदूर, इसका फायदा एनडीए को हो सकता था, लेकिन क्या होगा? चलिए चीरफाड़ कर देते हैं, जान लेते हैं सब कुछ। पहले चलते हैं 2019 में। 19 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पुलवामा के बाद, उसका क्या फायदा, क्या सिनारियो बना था वो जान लेते हैं तेजी से, और उसको फिर हम आएंगे इस बार। देखिए, पुलवामा में जो हुआ था हमला, उसकी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। चुनाव बिहार में तुरंत हुआ 2019 का, जो विधानसभा लोकसभा चुनाव पूरे देश भर में हुआ, उसी के तहत बिहार में भी हुआ। बिहार में 39 सीटों पर 40 में से जीत कर आई थी एनडीए। एक किशनगंज की सीट बस रह गई थी, एक किशनगंज की सीट, एकमात्र सीट कांग्रेस जीती, बाकी राजद का तो खाता तक नहीं खुला। ये उस चुनाव का असर, ये उस सर्जिकल स्ट्राइक का असर हुआ था। तो ये सुनकर तो एनडीए के लोग बड़ा खुश हो जाएंगे ना, लेकिन रुकिए रुकिए, पहुंचेंगे, वहां भी पहुंचेंगे। दरअसल पिछली बार क्या हुआ था कि जो पुलवामा हमला हुआ ना, तो विपक्ष को, चूंकि भाजपा को और मोदी को रोकने के लिए बहुत ताकत मिल नहीं रही थी, चुनाव लगातार हार रहे थे, वो परेशानी उनके मन में थी, कैसे रोके मोदी को, क्या तरीका है, हिंदू पोलराइजेशन करके जीत जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इस हमले के तुरंत बाद मोदी पर और सरकार पर हमला शुरू कर दिया। और हुआ क्या कि भाजपा बहुत स्मार्टली इस हमले को रिटेलिएट करते समय ये एहसास कराने लगी कि ये लोग हमारी सेना की क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और तुरंत ही सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। तो एक रणनीति के तहत सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, किसी ने भी सुना नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज के बारे में, और सेना के इस पराक्रम की चर्चा देश भर में, दुनिया भर में होने लगी, और तुरंत विपक्ष भी नेगेटिव रोल में चला गया, जैसे पाकिस्तान गया था, जो कि बहुत भारी पड़ा उस विपक्ष पर जो 2019 के चुनाव में गया था। सेना पर भी सवाल खड़े कर दिए कुछ नेताओं ने, सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े कर दिए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए, इसका भी नुकसान हो गया। ओवैसी इस बार किस मोड में आपने देखा है, लेकिन पिछली बार ओवैसी भी बयान दे रहे थे जिसमें मोदी को घेरने के चक्कर में गलती से ऐसा फील हो रहा था कि मतलब पाकिस्तान के जो हमला है उसी के पक्ष में लोग चले जा रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई इंटेंशन ओवैसी का नहीं था। राहुल गांधी भी सदन में सरकार को घेरते रहे और ऐसे ऐसे तथ्य प्रस्तुत करते रहे जो देश की जनता पसंद नहीं कर रही थी। उस वक्त घाव एकदम ताजा था और उस पर नमक लगाने वाला काम विपक्ष ने कर दिया था। देखिए, इसका नुकसान विपक्ष को 2019 के चुनाव में हुआ, कई राज्यों में इसका नुकसान हुआ, और फिर जब बिहार में चुनाव हुआ 2020 का, वहां भी विपक्ष को बढ़िया नुकसान हुआ। तेजस्वी बिहार में नंबर 1 पार्टी बने, वो केवल जाति के नाम पर, और चूंकि विधानसभा चुनाव था उस वजह से। लेकिन आप देखिएगा कि उसी दौरान भाजपा नंबर 2 बन गई, और भाजपा जो कि बहुत पीछे थी वो नीतीश कुमार को पीछे करके आगे आई, हालांकि साथ में चुनाव लड़ रहे थे, और भाजपा ने सरकार भी बना लिया। इसी कड़ी में दिल्ली चुनाव में जो 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें
सरकार भले केजरीवाल की थी, लेकिन लोकसभा में बढ़त बीजेपी को मिली। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हुआ क्यों? बिहार के हर घर में 70% हाउस होल्ड्स में या किसी के रिश्तेदार में सैनिक होते हैं। वो बच्चे जो दौड़कर सुबह सुबह उठते हैं, तैयारी करते हैं, चना खाते हैं और दौड़ दौड़कर रोजगार, चूंकि बिहार में बहुत नहीं है, नौकरियां बिहार में बहुत नहीं है, बाहर के लोग आके नौकरी ले जाते हैं। हमारे यहाँ बाहर से लोग जाते हैं तो अनस्किल्ड लेबर का काम करते हैं, और जो बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, आईएएस निकाल लेते हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी है। तो उस वजह से क्या होता है कि एक सेना में जाना ना हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक कारण, एक मौका मिल जाता है। सेना की नौकरी बड़ी आसान हो जाती है हमारे बिहार के युवाओं के लिए, चूंकि यही एक अवसर भी बचता है। आप ग्रुप डी, सेना, इसी सब में ही रास्ते आजमा सकते हैं। चूंकि शिक्षा भी बहुत अच्छी है नहीं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि सब कोई ऐसे बन जाएगा, सबकी ग्रूमिंग बहुत तगड़ी बचपन से होती है। तो सेना में जाना एक बढ़िया ऑप्शन होता है। और हर घर में जब सेना में एक व्यक्ति हो, ऐसे में विपक्ष अगर सेना के बारे में कुछ बोल दे या सरकार पर सवाल खड़े करे, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े, तो विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वही 19 में और 20 में बिहार में हुआ। एक और बड़ी बात है, बिहार के लोग जातिवादी तो खूब होते हैं, ये मैं कैमरे पे कह रहा हूं। यहाँ जाति की खपत उपज से ज्यादा है। हम बाहर के राज्यों से भी जाति बुला के खा लेते हैं, इतनी खपत हमारे यहाँ, हम इंपोर्ट करते हैं जातियों का। लेकिन बिहार के लोगों ने हर बार साबित किया है कि हम जाति से ऊपर राष्ट्र को मानते हैं। बिहार के हर घर से सोना जाने लगा था पिछली बार जब लड़ाई हुई थी और इंदिरा गांधी जी ने आह्वान किया था। तो बिहार वीरों की धरती है। हमने कुर्बानियां देनी सीखी हैं, हमने जंग लड़ने सीखे हैं, हमने बड़े बड़े दिग्गजों को या तो शांति वार्ता पर मजबूर कर दिया है, या उन्हें बुद्ध बना दिया है, या अशोक बना दिया है, या हमने उन पर विजय हासिल कर ली है। कई कहानियां हैं, बख्तियार खिलजी हो या जो भी हो, कहानियां बहुत सारी हैं। तो ये 2019 के चुनाव का फलसफा था। इसमें भाजपा को फायदा क्यों मिला, ये वो कारण थे, इनकी वजह से भाजपा आगे बढ़ गई। अब 2025 वाले हमले और इस घटना की तरफ बढ़ते हैं। अब 25 में क्या हुआ? पहलगांव हमला हुआ, वहां सेना पर हमला हुआ था, यहाँ टूरिस्ट पर, देश के नागरिक और खासतौर पे हिंदू जो लोग थे घूमने गए थे उन पर हमला किया गया, धर्म पूछकर हमला किया गया। इसके बाद क्या हुआ? देखिए पहले तो सब कुछ चुप चुप रहा, फिर जैसे कि होता है एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन किया गया और उसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ये भी सर्जिकल स्ट्राइक ही था बेसिकली, और इसके कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे पाकिस्तान पर हुए और देश की जनता बड़ी खुश हुई। आधी रात को यह भी खबर मिली, हमारी सेना ने कहा कि हमला किया, तो बहुत लोग खुश हुए। लेकिन इमीडिएटली लोग टीवी की तरफ चले गए और टीवी पर पहुंचते ही देश भर के बड़े मीडिया चैनल्स ने जो नंगई की, कुछ यूट्यूब चैनल्स भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने जो नंगई की, जो ओवर एस्टिमेशन किया, जो ओवर प्रोजेक्शन किया चीजों का, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर विस्फोट हो जाएगा, तबाह कर देंगे, बंदरगाह छीन लिया, ये कर दिया। निश्चित ही हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमने ऐसे ऐसे डैमेजेस दिए हैं पाकिस्तान को, उबरने में 5-6 साल लगेंगे। वो भी अगर उबर गए तो ये जो IMF से लोन मिला है, ये लोन भी काफी नहीं होगा। जो हमने बीमारियां दी हैं पाकिस्तान को उनका इलाज कराने में, लेकिन अगेन ओवर एस्टिमेशन हो गया। मैंने तो ये भी खबर सुनी कि देश भर के कई दिग्गज चैनलों के मालिकों को मोदी जी और उनकी टीम ने झाड़ भी पिलाई है कि आखिरी मौका है, अब की बार सुधर जाओ, अगर फिर आगे से इस तरीके से किए तो बड़ा कार्रवाई हो सकता है। PIB भी एक्टिव थी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक्टिव था, लगातार फैक्ट चेकिंग चल रहा था। जो जो खबरें आई उड़ती उड़ती ओवर एस्टिमेटेड, उन सबको काटा गया। लेकिन इससे बेइज्जती बहुत हुई। पाकिस्तान को बेइज्जती की आदत है। हमारे देश के सेना का और सरकार का अगर बेइज्जती होता है या नागरिकों का बेइज्जती होता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है, और यही हुआ। इसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए लोगों के कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, पार्ट 2 दिखाओ, पार्ट 3 दिखाओ। लगातार चल रहा था, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 आएगा, आता ही जाएगा, और हुआ कुछ नहीं। पूरा बिल्डअप के बावजूद हमने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। खैर हमने, फिर मैं कहूंगा कि बहुत डैमेज किया पाकिस्तान को।
उनके ज्यादा सैनिक हमने मारे, उनके यहाँ टेररिस्ट आउटफिट्स को हमने उड़ाया, उनकी जो फाइटर प्लेन्स है उनको हमने उड़ाया, उनके डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह कर दिया। अब तो खबर ये भी आ रही है उड़ती उड़ती, अब पता नहीं सच है कि गलत है, क्योंकि वेरीफाई करने का भी कोई तरीका नहीं है, कि उनके एक न्यूक्लियर कंटेनमेंट जोन को हमने उड़ा दिया है या डैमेज कर दिया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर लीकेज हो रहा है। और ये लीकेज हम और आप नहीं बल्कि अमेरिका वेरीफाई कर रहा है, अमेरिका की एजेंसियां वेरीफाई कर रही हैं, और वो मिस्र और बाकी जगहों से न्यूक्लियर कंटेनमेंट फ्लूइड्स भिजवा रही हैं पाकिस्तान, ताकि कोई बड़ा घटना ना हो जाए, कोई न्यूक्लियर रिलीज ना हो जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान को तबाह होना पड़े। खैर, ये सारी बातें देश को ये एहसास दिलाने के लिए काफी हैं कि देश अपना बदला पूरा कर चुका है, और हमारा कहीं से भी मकसद पाकिस्तान को खत्म कर देना नहीं था। हमने अपने नागरिकों का बदला लिया है, और आगे अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हमारे सेना जनरल्स ने कह दिया है कि अब बातचीत नहीं होगी, कोई सीज फायर हम नहीं मानेंगे, हम तो सीधा अब हमला करेंगे और तबाह कर देंगे। तो खैर, ये एक्सपेक्टेशंस कितने भारी पड़े ये जान लीजिए। देखिए, भाजपा 2024 में जीत कर नहीं आई है, मतलब ऑब्वियसली आप कहिए कि क्या बात कर रहे हैं नमन जी, आप भाजपा जीत गई, आप भरम मुरम में क्या है, नशा में है। देखिए, 2024 में 400 पार का नारा लगाया गया था, और भाजपा अपने दम पर जो सीटें लेके आई, वो तो मैं बोलूंगा तो कई लोगों के फिर जख्म ताजा हो जाएंगे। इतना ही जान लीजिए कि भाजपा ओवर एस्टिमेट इसमें भी कर गई, और जबरदस्त नुकसान इस चुनाव में भाजपा को हुआ है। अगर नायडू और नीतीश नहीं होते, बिहार अगर नहीं बचाता इज्जत, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार पार्ट 3 नहीं आती। तो 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी जीत तो गए, लेकिन वो मोदी सरकार वापस नहीं आई जो 14 और 19 में आई थी। खैर, 400 पार का नारा भी फ्लॉप हो गया था। तो ऐसे में ये एक्सपेक्टेशंस जनता को है, और भाजपा को भी है कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे। हालांकि राज्यों में भाजपा जीतती आई है, लेकिन बिहार भाजपा के लिए हमेशा एक टेढ़ी खीर रहा है। देखिए, इस बार विपक्ष ने भी बड़ी अच्छी रणनीति दिखाई है। विपक्ष ने इस बार सेना के पराक्रम को लगातार उसकी बड़ाई की है, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और सरकार को कांग्रेस ने खुला समर्थन दे दिया। राहुल गांधी साथ खड़े रहे, तेजस्वी यादव साथ खड़े रहे, ओवैसी साथ खड़े रहे। ओवैसी ने तो अपने आप को हीरो ही बना लिया। ओवैसी इस देश के लार्ज पॉपुलस हिंदू जनसंख्या के भी चहेते हो गए हैं। पाकिस्तान को जिस तरीके से ओवैसी ने जिस भाषा में जवाब दिया है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, मैं इस वक्त दावे से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा सोशल मीडिया पर पॉपुलर ओवैसी हो गए हैं। और इसके प्रबल चांसेस है कि बिहार में फिर ओवैसी, राष्ट्रवादी हिंदू जो सेकुलर है, और वो राष्ट्रवादी मुसलमान जो ओवैसी के साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में रहना है तो इस देश के नियम कानून और इस देश को अपने दिल में बिठा कर रखना होगा। वो ओवैसी को अपना नेता, अपना हीरो मानकर चल रहे हैं। एक और बड़ी बात हुई जो गोदी मीडिया वाले मैंने बात की है, हालांकि आई रिफ्रेन फ्रॉम टर्मिंग एनीवन गोदी मीडिया, बट इस बात से कोई इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि एक चाटुकार मीडिया इस देश में आ गई है। वो नरेंद्र मोदी उनको बोलते हैं कि नहीं कि मेरी बड़ाई करो, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन वो हर परिस्थिति को उनके पक्ष में बुनाने की कोशिश करने लगते हैं, ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं। अरे तबाही मचा देंगे, मिस्र तक चले जाएंगे, रोम तक चले जाएंगे, अफगानिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है, अमेरिका तो औकात दिखा देंगे। सच्चाई है, इस युद्ध में हम बिल्कुल अकेले थे। हमने रसिया के डिफेंस सिस्टम का उपयोग जरूर किया, लेकिन पैसे देकर खरीदे थे। हमें ना चीन ने सपोर्ट किया, हमें न टर्की ने सपोर्ट किया। टर्की और चीन दोनों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। हमें अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया, हमें रसिया ने सपोर्ट नहीं किया। ये सब केवल मौखिक सपोर्ट ही हमें दे रहे थे, और वो भी खुलेआम नहीं, केवल क्लोज डोर मीटिंग्स में। इजराइल हमारे साथ सोशल मीडिया पर जरूर खड़ा था, वो जरूर खड़ा था, लेकिन भारत अकेले ये युद्ध लड़ रहा था। भारत के नागरिकों के साथ सिंपैथाइज नहीं कर रहा था कोई, और इस स्थिति में मोदी अकेले पड़ गए थे। और उस वक्त जानते हैं मोदी का साथ किसने दिया? इस देश के विपक्ष ने। ये विपक्ष को मोदी जी के बराबर लाकर खड़ा कर देता है, इफ नॉट मोर देन हिम देन इक्विलिब्रियम टू हिम, इक्विवेलेंट टू हिम, वहां लेकर चले आते हैं। और इसका फायदा विपक्ष को चुनाव में होगा। विपक्ष ने राष्ट्रवादी छवि दिखाई अपनी, और उसका नुकसान भाजपा को होगा। खैर, सीज फायर हो गया। देखिए, सीज फायर हुआ
चलिए सीज फायर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कौन सी लड़ाई लड़नी है। हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आसानी से बन सकते हैं, बहुत कम ही दूरी पर हमसे हैं अब हमारे कंपटीटर्स। उसके बाद फिर चीन से हमारी लड़ाई है, चीन की बेचैनी भी हम समझ सकते हैं, ये वॉर हम पर थोपा भी जा सकता है चीन के द्वारा पाकिस्तान को डिकॉय बनाकर। खैर, हैविंग सेड ऑल दिस, ये सच्चाई है कि सीज फायर का एक्सेप्टेंस हमारा करना, हमारे नागरिकों के मन में हमारी मौजूदा सरकार के फैसला लेने की ताकत और बदला लेने की मंशा और चुनावी वादे या लाल लाल आंख करके जवाब देने पर एक संशय उत्पन्न होता है। और इसका नुकसान, जैसे फायदा सर्जिकल स्ट्राइक का हुआ था, वैसे इसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है कुछ हद तक। खैर, इस सीज फायर का घोषणा जिस हड़बड़ी में अमेरिका ने किया, इसका नुकसान भारत को होगा, क्योंकि भारत अपनी पीठ थपथपा रहा था कि हमारे साथ तो अमेरिका है, हमारे साथ तो बड़े बड़े देश हैं, हम रसिया के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल हमें साथ देगा। लेकिन सच्चाई है कि अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंपा है। इस सीज फायर में जिस तरीके से वार्तालाप करके रास्ता निकाला, उसकी घोषणा भारत को करने देनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने ऐसे उसके अनाउंस किया, ट्रंप ने, जैसे लगा कि उन्होंने आदेश दिया और हमने मान लिया, हमारे नेता ने। ये थोड़ा मोदी जी की छवि को कमजोर करता है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस बार वो फायदा नहीं उठा पाएंगे, उल्टा नुकसान नजर आता है। एक बहुत बड़ा सवाल जानते हैं क्या खड़ा हो रहा है इस पूरे सीज फायर और लड़ाई के बाद? भारत को मिला क्या? देखिए, भारत को जो मिला है वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बदला है, लेकिन पाकिस्तान फिर ऐसी घटना करेगा, वो तय है, मैं दावे से कह रहा हूं। पाकिस्तान मानेगा नहीं, पूरा विश्व ये जानता है, लेकिन फिर भी हमने बिना शर्त के पाकिस्तान से सीज फायर कर लिया और अमेरिका के कहने पर। ठीक है, हम इकोनॉमी हमारी इंप्रूव हो जाएगी, हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन ही जाएंगे, लेकिन ये बात हमेशा अखड़ेगा एक आम भारतीय को कि हमने पाकिस्तान का गर्दन टेटुआ पकड़ लिया था और उसे दबाने में हमें बहुत समय नहीं लगना था, और हमने वहां से उसे छोड़ दिया। हमने एक ऐसे दुश्मन को छोड़ दिया जो हमें फिर ये जख्म देगा, वो हमारे निर्दोष नागरिकों को फिर मारेगा, वो हमारे खिलाफ फिर फन फैलाएगा, और फिर हमारे देश के सरकार के लोग, नुमाइंदे बदला लेने की केवल बात करेंगे, ले नहीं पाएंगे। जब विपक्ष आपके साथ था मोदी जी, जब सारा सिस्टम आपके साथ था, समय भी माकूल था, ये मौका था पाकिस्तान को इससे बड़ा जवाब देने का। खैर, आप सरकार में हैं, आप फैसला कर सकते हैं, हम तो केवल विश्लेषण इसका कर सकते हैं। तो इन दो डिफरेंसेस में, एक तो 19 का जो पुलवामा हमला था और फिर 25 का पहलगाम, इसमें डिफरेंसेस ये थे। अब हम बात करेंगे आगे, क्या बिहार में सिंदूर और नौकरी आरक्षण, ऑपरेशन सिंदूर वर्सेस नौकरी और आरक्षण हम पैरेलली रखते हैं, तो फायदा होता है भाजपा को या नुकसान होता है? तो अब जान लेते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस ऑपरेशन सिंदूर का फायदा। सीज फायर तो हो गया, तो लड़ाई तो अब नहीं हो रही है, तो इस ऑपरेशन सिंदूर का फायदा क्या सर्जिकल स्ट्राइक इतना चुनाव में होगा, या बिहार के पहले से मुद्दे जो विपक्ष ने उठा रखे हैं, नौकरी का, आरक्षण का, जातीय गणना का, इसके फायदे तेजस्वी उठा लेंगे? देखिए, कायदे से तेजस्वी यादव आगे हैं। जातीय गणना उन्हीं ने डिमांड की थी, आरक्षण की डिमांड वो कर ही रहे हैं, 17 महीने में नौकरी दी और नौकरी देंगे वही कह रहे हैं। महिलाओं और जो बच्चियां हैं, माई बहन योजना के तहत उनको पैसे भी देंगे। तेजस्वी निश्चित ही एनडीए से काफी आगे हैं। व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी तो बिहार के मुख्यमंत्री के अगले प्रबल दावेदार हैं। सी वोटर सर्वे हो, आरएसएस का सर्वे हो या कोई और सर्वे हो, इन सभी सर्वेज में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। कहीं 40%, 41%, कहीं 35% के पॉपुलैरिटी के हिसाब से। खैर, बड़ी पार्टी वो बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव ऐसे नहीं होता है कि वोट दिया और मुख्यमंत्री चुन लिया। मुख्यमंत्री लार्जेस्ट पार्टी और लार्जेस्ट अलायंस तय करता है। लार्जेस्ट अलायंस कौन है बिहार में? निश्चित ही एनडीए है, उनके पास वोट शेयर भी बड़ा है। लेकिन MYM, मुस्लिम यादव मलाह, इनकी जनसंख्या तेजस्वी को फिर से लड़ाई में लेके आती है, जो 2020 में नजर नहीं आ रही थी। तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। देखिए, पुलवामा के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनावी सभाएं की, 2019 में भी बिहार में जितनी बार आए, 20 में भी जितनी बार आए, उन्होंने बिहार के लोगों को बहुत कुछ देने की बात कही थी, बहुत सारे वादे किए हैं।
सच्चाई यही है कि उनमें से ज्यादातर वादे पूरे नहीं हुए। भाजपा ये चाहती है कि बिहार में उसको अपना मुख्यमंत्री देने का मौका मिले, तब वो बिहार वासियों को कुछ देगी। तो भाजपा का ये भ्रम तो नीतीश कुमार ने पलटकर तोड़ दिया। अब भाजपा नीतीश कुमार के साथ ही रहने के लिए मजबूर भी है और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। भाजपा के पास बड़ा गठबंधन जरूर है, लेकिन बड़ा दिल बिहार को लेकर नहीं है। हाल ही में जो बजट हुआ है, इसमें बिहार को के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। बिहार का बजट भी पहले से काफी बड़ा इस बार आया था, लेकिन इसमें पूरा कितना होगा इस पर शक जनता को इसलिए है क्योंकि पूर्व में भी नरेंद्र मोदी के वादे ही रह गए थे। तो एक बड़ा नुकसान ये भाजपा को होता नजर आ रहा है। फिर राष्ट्र की बात है, लेकिन नागरिक की बात कौन करेगा? देखिए, राष्ट्र की बात पर तो पुलवामा में वोट किया गया, लेकिन नागरिकों को उसके बाद क्या कुछ मिला? देखिए, अगर ये राशन छोड़ दिया जाए तो रोजगार पर अभी भी फंसा हुआ है मामला बिहार में। रोजगार जब तेजस्वी देने की बात करते हैं और ये कहते हैं 17 महीने में मैंने दिया, तो भाजपा के पास कोई जवाब होता नहीं है। नीतीश कुमार भी यही कहते हैं कि उसने नहीं, हमने दिया, मुख्यमंत्री हम थे। लेकिन तेजस्वी इसका क्रेडिट बिल्कुल लेते हैं। तो एक बड़ी बात यह है, बिहार के लोग ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, राष्ट्रवाद से हम लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, हम देश आगे होना चाहिए, लेकिन आरक्षण और नौकरी के मुद्दे पर भाजपा बड़ा विफल रही है। और सबसे ज्यादा नुकसान तो ये अग्निवीर वाले मामले की वजह से हुआ है। भाजपा ने अग्निवीर लाया, जो पुलवामा हमले के जीत के बाद उसने लाया, और बिहार में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। इसलिए भी हुआ क्योंकि बिहार में ज्यादातर जो लोग हैं वो, मैंने आपको पहले ही बताया, कोई ना कोई परिवार से कोई ना कोई जरूर सेना में है। ऐसे में सेना की नौकरियों की जगह अग्निवीर कर देना ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। ये आम जो बिहार के युवा हैं जिनको नौकरी का कोई और साधन नहीं है, वो सेना में जाते हैं, उनके लिए अग्निवीर थोड़ा सा नुकसानदायक हो गया। और उसको लेकर विरोध भी हुआ, जमकर ट्रेनें रोकी गई, बस रोकी गई, आग लगाया गया, सब कुछ हुआ। और आपने देखा किस तरह से एनडीए बैकफुट पे चला गया था इसके बाद। फिर बिहार के लोग जातीय गणना पर एनडीए को झुका चुके हैं। बिहार की चुनी हुई सरकार ने जातीय गणना कराई, भाजपा इसके विरोध में रही। भले ही बाद में सम्राट चौधरी जब हो गया और नीतीश साथ आ गए तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसका आरक्षण जो मिला है वो दिलवाएंगे, लेकिन तब तक तो भाजपा इसके विरोधी के तौर पर ही दिखाई। तेजस्वी की एक बड़ी जीत है कि उन्होंने इसको इस तरह से ही दिखाया। लेकिन जब चुनाव हुआ 2024 का, उसके बाद चिराग पासवान ने ट्विटर पर पूरे देश में जातीय गणना कराने को लेकर एनडीए में ही डिमांड की। ये पहले नेता है चिराग पासवान जिन्होंने ये डिमांड रखी अपने गठबंधन से इतर, और जो एनडीए के सोच है भाजपा का उससे इतर। नीतीश भी नहीं डिमांड किए कि देश भर में हो, नीतीश ने केवल तब डिमांड किया था जब वो भाजपा से अलग थे। ऐसे में चिराग पासवान एकमात्र ऐसे नेता थे जो राष्ट्रवाद की बात करते हुए, जो नरेंद्र मोदी के साथ रहते हुए, भाजपा के साथ रहते हुए भी भाजपा पर दबाव बना रहे थे कि वो जातीय गणना कराए। विपक्ष तो बनाएगा ही ना, राहुल गांधी और तेजस्वी तो बना ही रहते, उनके लिए चुनावी मुद्दा था। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस चीज के लिए मजबूर अगर कोई अंदर से किया किसी ने, तो वो चिराग पासवान है। उनके ट्विटर पर आप जाकर देख भी सकते हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था 2-3 बार इसको लेकर, और भाजपा पर बड़ा दबाव बनाया था इसके लिए। तो कहीं ना कहीं जातीय गणना पर एनडीए का झुकना एनडीए के पक्ष में 100% नहीं जाएगा। इसे तेजस्वी अपनी जीत दिखाएंगे और भाजपा चाहेगी नहीं कि इसका क्रेडिट चिराग पासवान को वो दे। अब तक तो नहीं दिया, नीतीश को उसका श्रेय देने की कोशिश की जा रही है, जबकि नीतीश एनडीए में आने के बाद एक बार भी ये डिमांड नहीं रखे हैं। और एनडीए में जब भी डिमांड मैंने कहा कि रखा गया है तो वो चिराग के द्वारा रखा गया है। तो भाजपा चिराग को हीरो इसमें बनाएगी कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। चिराग की पार्टी ने भी अब तक इसको लेकर कोई आवाज नहीं उठाई है, श्रेय लेने की होड़ में वो खड़े नहीं हुए हैं। तो खैर, हो सकता है कि दिस में भी ट्रिक चिराग पासवान पार्टी में भी मिसिंग, या हो सकता है कि स्ट्रेटेजिकल मूव हो कि नहीं, नीतीश जी को इसका श्रेय लेने दो, भाजपा को लेने दो। हो सकता है कि उनकी पार्टी को चमकाने का, उनके चेहरे को चमकाने का मौका मिले। खैर, तेजस्वी इसका श्रेय ले लेंगे, चिराग अगर नहीं लेंगे तो इसका नुकसान तो एनडीए को होगा ही होगा। नीतीश और मोदी नौकरी के मुद्दे पर फंस जाते हैं, चाहे केंद्र में नौकरियां कम करनी हो, बिहार में नौकरियों का संभावना समाप्त करना हो। ये दोनों बड़े नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को इसका नुकसान होता है। फिर तेजस्वी यादव का मैंने बताया आपको, अम्मा बहन योजना हो, नौकरी हो, आरक्षण हो, इन मुद्दों पर तेजस्वी काफी
हमलावर हैं, काफी अग्रेसिव हैं। वो इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। आज भी सभाएं जो इतनी कर रहे हैं वो उसमें यही बोल रहे हैं। और भाजपा के पास क्या रहा है अब तक? भाजपा के पास बदला लेना पाकिस्तान से, भाजपा के पास वादा, भाजपा कई बार विवादों पर या जो सांप्रदायिक झड़पें होती हैं इन पर भी सवार होकर चुनाव जीत जाती है। तो क्या ये काठ की हांडी भाजपा की चढ़ेगी बिहार में दोबारा? खासतौर पे तब जब भाजपा के पास स्पष्ट नेतृत्व ही बिहार में नहीं है। नीतीश कुमार की जो पंचर गाड़ी है उसको ठेल कर पहुंचाना है भाजपा को फिनिश लाइन के उस पार। अपनी गाड़ी तो भाजपा की है नहीं, तो कैसे होगा? देखिए, कायदे से अगर अंतिम विश्लेषण करूं तो इसमें मैं एआई की मदद भी ले लेता हूं। मैं थोड़ी देर के लिए एआई की मदद लेता हूं। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मैं एआई से पूछता हूं, क्या ऑपरेशन सिंदूर का एनडीए को बिहार चुनाव में फायदा होगा? एआई क्या कहता है ये देखते हैं। देखिए, 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, सैन्य अभियान चलाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर संभावित प्रभाव पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ऑपरेशन में पहलगांव आतंकी हमले में 22 अप्रैल का जो बदला लेने की बात है वो तो हुआ। कई आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए, देश भर में राष्ट्रवाद भावनाएं भी उमड़ी और विधानसभा चुनाव में पिछली बार इस तरह की एक घटना का फायदा हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा हुआ था। अब बात करते हैं एनडीए को क्या फायदा हो सकता है। राष्ट्रवाद के उभार से एनडीए को फायदा हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से मतदाता, खासतौर पे जो विशेषज्ञ हैं राष्ट्र के मामलों के या युद्ध मामलों में, वो जानते हैं कि किस तरीके से जो भाजपा ने किया वो उसके फायदे में होगा, चाहे सीज फायर हो या ऑपरेशन सिंदूर हो। तो एआई मानता है कि जो भाजपा ने किया सीज फायर वो भी उसके पक्ष में ही है, उसका भी फायदा। बाकी कितने लोग इस बात को समझेंगे, यही तो बात है। विपक्ष की चुप्पी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार के विपक्ष दल जैसे राष्ट्रीय जनता दल, जनसुराज एनडीए सरकार पर हमला करने से बच रहे हैं। यह 2019 की बालाकोट स्ट्राइक से अलग है, जब विपक्ष ने सबूत मांगकर जनता की नाराजगी झेली थी। इस बार विपक्ष की सतर्कता एनडीए के लिए लाभकारी स्थिति बनाती नजर आ रही है, क्योंकि उनकी आलोचना की कमी सरकार की कार्रवाई को और मजबूत कर देता है। लेकिन इसकी वजह से विपक्ष को फायदा हो सकता है, सीधे सीधे बोल रहा है एआई। प्रधानमंत्री मोदी की छवि। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगांव हमले के बाद मधुबनी की रैली में आतंकियों को कड़ी जवाब देने की बात की थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में पूरा किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसकी सफलता का श्रेय पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया। एनडीए की मजबूत नेतृत्व वाली छवि को इसका फायदा हो सकता है। फिर बिहार में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सार्वजनिक उत्साह है। पटना में लोग सड़कों पर उतरे थे, पटाखे फोड़े थे और सिंदूर नाम रखने से बिहार के वोटरों को विशेष तौर पर इस ऑपरेशन से लगाव हो सकता है, क्योंकि बिहार में ज्यादातर महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और इसे सुहाग से जोड़कर देखा जाता है। तो एक लार्जर पॉपुलस महिलाओं का भी इस ऑपरेशन से जुड़ेगा। देखिए, इस ऑपरेशन के दौरान जो ट्विटर, सोशल मीडिया पर लगातार जो मिस इन्फॉर्मेशन आया और देश की मीडिया का एक रोल था अति उत्साह का, इसकी वजह से भी मौजूदा सरकार से एक्सपेक्टेशन लोगों के बढ़ जाते हैं और उसका नुकसान सरकार को हो सकता है, क्योंकि सीज फायर हो चुका है। तो ये भी समस्याएं हैं। जातिगत समीकरण बिहार में इस बार हावी है। तेजस्वी काफी पॉपुलर है, सर्वे में वो मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा केवल इस ऑपरेशन सिंदूर के भरोसे बिहार में सरकार नहीं बना सकती। देखिए, साफ तौर पर बोल रहा है। विपक्ष की रणनीति। आरजेडी कई मुद्दों पर भाजपा को घेर रही है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर मुद्दा नहीं है। वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हो गए, जिससे उनके वोटर में भी उनके लिए भावना अच्छी आ रही है। ओवैसी और प्रशांत किशोर का भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा रहना भी एनडीए के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यदि बिहार विधानसभा चुनाव टलता है तो ऑपरेशन सिंदूर का भावनात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुरंत जल्दी होता है तो इसका फायदा एनडीए को हो सकता है। अंततः एनडीए के लिए एक अनुकूल माहौल बना है, विशेष रूप से राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व की छवि बनी है, लेकिन सीज फायर से नुकसान भी हो सकता है। देश ठगा हुआ भी महसूस कर सकता है। सामाजिक गतिशीलता को देखते हुए तेजस्वी यादव ने जिन मुद्दों को उठाया है, चुनाव में वो मुद्दे भारी पड़ सकते हैं। देखना होगा कि दोनों में से कौन सा मुद्दा भारी पड़ता है, क्योंकि जातीय गणना, नौकरी और आरक्षण, इन मुद्दों पर एनडीए फिलहाल बैकफुट पर है और ऑपरेशन सिंदूर एक बेल आउट प्लान हो सकता है। चलिए, तो एआई भी यही मानता है लगभग मिला जुला कर कि
तेजस्वी यादव काफी डेग आगे निकल चुके हैं और इन जो मुद्दे आए इनमें भी मोदी कोई बहुत बड़ा फायदा उठा नहीं पाए। तो चलिए आज का विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। कल फिर आप लोगों के समक्ष में हाजिर रहूंगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी। खासतौर पे पंचनामा को विशेष आपके प्यार की आवश्यकता है। अब मैं 1-to-1 करने लगा हूं इंटरेक्शन, इसलिए उम्मीद यही करता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखें।